आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एनवीएन के खास कार्यक्रम दिल्ली दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुजफ्फर गजाली। इस समय 3 बड़े मामले हैं। एक अमेरिका में ममदानी ने न्यूयॉर्क में जीत हासिल की। एक जॉर्जिया में गजाला ने लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गई, ये भी अमेरिका में। अमेरिका के वर्जीनिया में गजाला हाशमी, जो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखती हैं, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गई। तीसरा बिहार का इलेक्शन चल रहा है जिसमें कांटे की टक्कर है। और चौथा जेएनयू में एक बार फिर लाल सलाम गूंज रहा है। इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ में डॉक्टर सतीश मिश्रा साहब जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ में प्रदीप माथुर साहब जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है प्रदीप साहब। प्रदीप साहब आईएमसी में प्रोफेसर और सीनियर पत्रकार हैं। आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत शुक्रिया। पहला सवाल डॉक्टर सतीश मिश्रा जी, आप कि एक तरफ इस्लामोफोबिया का दुनिया में डंका पीटने वाले अमेरिका में 3 मुसलमान अलग अलग जगह इलेक्शन जीत जाते हैं, बावजूद इसके कि ट्रंप ने बहुत कोशिश की उनको हराने की। इसका मैसेज क्या है? आफ्ताब सिख है। देखिए, आपने एक महत्वपूर्ण बात की है। देखिए, मेरे लिए जब आप ये कहते हो मुसलमान, वो इस्लामोफोबिया के लिए एक अच्छा उत्तर है, पर अच्छे इंसान जीते हैं, सबसे बड़ी बात यह है जी। इंसानियत की जीत हो रही है, ये हमको देखना होगा। वो जीत जेएनयू में हुई, वो जीत अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, सिंसिनेटी में, और तीसरे आफ्ताब साहब जो जीते हैं, परिवार साहब। देखिए, मोटी सी बात यह है कि हमको जो डिस्टिंक्शन करना चाहिए, ना पूरा अमेरिका बुरा है, ना पूरा इजराइल बुरा है, ना पूरा हिंदुस्तान बुरा है। अच्छे बुरे की लड़ाई हर जगह चल रही है। और डोनाल्ड ट्रंप उन लोगों में से जो हैं जो सिर्फ गुंडई जानते हैं, इंसानियत की भाषा उनको बोलना आती नहीं है, हर काम जबरदस्ती कराना चाहते हैं। अब बात यह है कि महत्वपूर्ण तो है, ममदानी को के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। अब ममदानी को किस ढंग से वो न्यूयॉर्क की मेयरशिप को चलाते हैं, ये बात तय करेगा कि इन बुरे लोगों की शिकस्त कैसे होगी। अभी तो ये जो इविल्स हैं, जो लोग इस वक्त सत्ता पर काबिज हैं अमेरिका में, जो दक्षिणपंथी हैं, जो रेसिस्ट हैं, जिनको इंसानियत में कोई यकीन नहीं है, मतलब उन्होंने सारी की सारी जो अंतरराष्ट्रीय वार्ताएं चलती थी, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो हेल्थ के मुद्दे पर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, सबसे ट्रंप साहब बाहर हो गए और सबको धमकी देके। देखिए, मजेदार बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती किसने दी? चीन ने दी। और आखिर चीन में जाकर ट्रंप जी ने क्या किया और चीन ने भी क्या किया कि हम दोनों मिलकर अब दुनिया को चलाएंगे, G2 आवाज नहीं आ रही सर आपकी? मेरी आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है? अब आई? जी जी जी। तो जो विजय प्राप्त की है अमेरिका में 3 मुस्लिम कैंडिडेट्स ने, और जो जेएनयू में वामपंथ की विजय हुई है, अफसोस मुझे इस बात का है कि वामपंथ ने और सारे घटकों को अपने साथ नहीं लिया, वरना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की शर्मनाक हार हुई होती। मुसीबत यह है कि वामपंथ के साथ एक समस्या ये भी है कि वो ये नहीं समझ पाते। सर उसमें मैं दोबारा आऊंगा, उस पर भी बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। माथुर साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा
हमारे साथ में शिखा त्यागी जी भी जुड़ चुकी हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ एनवीएन की चीफ एडिटर डॉक्टर सलीम खान साहब हैं, आपका भी स्वागत है। माथुर साहब, अभी आपने एक बहुत तवील आर्टिकल लिखा है, बड़ा आर्टिकल लिखा है ममदानी पर। तो ममदानी का बिहार के इलेक्शन पे या दूसरे देशों के लिए क्या संदेश है? देखिए, ऐसा है कि मेरा मानना यह है कि जोरान ममदानी की जो विक्ट्री है, इसका सिंबॉलिक इफेक्ट है। मैं नहीं मानता कि एकदम से न्यूयॉर्क की कोई तस्वीर बदल जाएगी या चीजें जो है बहुत जो है डिफरेंट हो जाएंगी, लेकिन इसकी सिंबॉलिक वैल्यू बहुत ज्यादा है। और मैं समझता हूँ राजनीति में ये सिंबॉलिक वैल्यू जो है ये बहुत ज्यादा काम करती है। 85 लाख लोगों के शहर में, जहाँ के मुसलमान जो है एक माइनॉरिटी में है, जूस वहाँ की इकोनॉमी पे हावी है, बहुत बड़ी तादाद में है वहां पर, व्हाइट क्रिश्चियंस, ब्लैक क्रिश्चियंस वहां पर हैं, और एक बड़ा कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड सिटी है न्यूयॉर्क। वहां पर एक यंग लड़के का कैपिटलिज्म को चैलेंज करके आना जो है ये बहुत बड़ी बात है। ममदानी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं कि मुसलमान है या हिंदू है या वो सिख है, मैं इस बात को जो है बहुत अहम नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि ए यंग मैन इज चैलेंजिंग एस्टेब्लिशमेंट। खुलेआम वो बात कहता है कि मैं डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूँ। अमेरिका जो कि कैपिटलिज्म का गढ़ है और न्यूयॉर्क जो कि उसकी गढ़ की राजधानी है, वहां पर ये बात कह के चुनाव जीतना, और वो भी एक ऐसे आदमी का जीतना जो कि वहां की जो है मेन जो स्ट्रीम है या वो है उसके खिलाफ है। एक और बहुत जो सिग्निफिकेंट बात है ममदानी की विक्ट्री में वो ये है कि ना सिर्फ वो जीतता है बल्कि वो ट्रंप को डिफाई करता है। कैंपेन में भी वो ट्रंप के खिलाफ बोलता है, विक्ट्री में भी बोलता है ट्रंप के खिलाफ, और इसलिए जो है क्या करना चाहिए, इसका एक बहुत बड़ा जो है मैं समझता हूँ कि इसकी जो सिंबॉलिक वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। और इसको इम्पैक्ट को आप इस तरह देखें कि दुनिया में और भी तरह के तमाम बदलाव आ रहे हैं। अमेरिका के बगल में का छोटा सा देश वेनेजुएला जो अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, वो तैयार है कि अगर अमेरिका से अटैक करते हैं या कुछ करते हैं तो उसका मुकाबला करेगा। आप देखते हैं कि चाइना ने अभी अमेरिका को के साथ जो उनकी सबमिट हुई दोनों लीडर्स की, उन्होंने चाइना ने बिल्कुल कंसीड नहीं किया कोई अमेरिका को पॉइंट जो है, और बल्कि अमेरिका उसको कंप्रोमाइज करना पड़ा। हम देखते हैं कि इंडिया ने एक थोड़ा स्टिफ स्टैंड लिया अमेरिका के खिलाफ, और ट्रंप साहब जो है फिर मोदी को अपना दोस्त बताने लगे हैं और हिंदुस्तान आने की ख्वाहिश जताने लगे हैं, जो कि अभी 15 दिन पहले तक या 20 दिन पहले तक हिंदुस्तान को तमाम बातें कह रहे थे। तो ये सब बातें बताती है कि दुनिया की हवा बदल रही है, और मैं समझता हूँ ये बहुत जरूरी है कि ये सब चीजें आए और इस तरह की बदल रहे। और जो है मैं समझता हूँ कि ममदानी की का जो मामला है वो एक तमाम और लोगों को एक सिंबॉलिक वैल्यू देगा, और उससे जो है क्या करना चाहिए, जो प्रोटेस्ट की राजनीति है इस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वो आगे बढ़ेगी। इस तरह से अगर आप देखें तो इसका बिहार में भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि बिहार में भी उन तमाम कम्युनल और वैसे फोर्सेस के खिलाफ जो है टोटलिटेरियन फोर्सेस के खिलाफ संघर्ष हो रहा है, और जो यंग लीडर्स लगे हुए हैं वो उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ उस तरह से बिहार पे भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन बिहार पे कितना असर पड़ेगा, क्या पड़ेगा तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इस बात के लिए पूरी तरह कन्विंस्ड हूँ कि इसका असर जो हिंदुस्तान की राजनीति पे बहुत ज्यादा पड़ेगा। जो ऐसे फोर्सेज, लिबरल फोर्सेज, सेकुलर फोर्सेज जो बिल्कुल ठंडे पड़े हुए थे अभी तक, ये समझ के कि भाई अब क्या कर रहे हैं, वो इतनी फॉर्मिडेबल आपका एक वैसा लेफ्ट राइट कम्युनल सेटअप आ गया है, उनको मैं समझता हूँ कि एक नई जिंदगी और नया उत्साह मिलेगा। और आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड साइन फॉर इंडियन पॉलिटिक्स। जी शिखा जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो ममदानी की जीत है या गजाला हाशमी की जीत है या आफ्ताब की जीत है, क्या ये एक मैसेज है कि अब दुनिया में यंग लीडरशिप का उभार इससे आगे बढ़ेगा? क्या ये मैसेज है दुनिया के लिए कि अब रूढ़िवादी या कम्युनल राजनीति को चैलेंज मिलने वाला है? आप क्या समझते हैं इससे? मेरे ख्याल से ये राइट विंग राजनीति के खिलाफ वोट मिला है। तो जो कम्युनल राजनीति हो रही है या फंडामेंटलिस्ट राजनीति, ट्रंप का मागा और मागा के तहत जो उन्होंने इमिग्रेंट्स के या माइग्रेंट्स के अगेंस्ट जो अपनी मुहिम चलाई है, ये उसके खिलाफ है। और दूसरी तरफ ये पैलेस्टाइन में जो स्लॉटर चल रहा था, जिनोसाइड चल रहा है, ये उसके खिलाफ भी है, क्योंकि ममदानी ने उसके खिलाफ बोला है, ममदानी ने नेतन्याहू के खिलाफ बोला है। और मेरे ख्याल तमाम लीडरशिप्स में, जितनी भी पब्लिक डोमेन में लीडरशिप है अमेरिका में, ममदानी इकलौता लीडर है जिसने ये कहा है कि मैं नेतन्याहू को अरेस्ट करूंगा अगर वो न्यूयॉर्क में आता है। तो ये बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एक चेंज भी है,
रूढ़िवादी राजनीति से चेंज भी है। ओलिगार्क्स की राजनीति नहीं चल रही है। ओलिगार्क्स ने अरबों रुपया लगाया ममतानी को हरवाने के लिए, कंट्रीब्यूट किया, लेकिन जो लड़का 1% पे था और 9वें नंबर पे था पिछले साल, वो अपने बड़े रेडिकल तरीकों से, रेडिकल इन दी सेंस कि वो अपना पोस्टर बना के जाता था या एक तख्ती लेके जाता था पब्लिक प्लेसेस में कि आपको मेयर से, न्यूयॉर्क के मेयर से क्या एक्सपेक्टेशन है। इस तरीके से उसने जनसंपर्क साधा और वहां वो 1% से होता हुआ आज वो न्यूयॉर्क का मेयर इलेक्ट है। तो तरीके भी उसने अलग करे, उसने जनता से जुड़ाव किया। खाली जो डिजिटल मीडिया या दूसरे कैंपेन, ट्रेडिशनल कैंपेन होते आए हैं, उनसे अलग हटा वो। ये डायरेक्ट जनता से जुड़ाव, वॉलंटियर्स की 90,000 वॉलंटियर्स छोटी नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ी तादाद है। सबने घर घर जाके कांटेक्ट किया। इन सभी चीजों का एक ही फर्क पड़ता है। और दूसरा इसका जो एक मुझे सुखद पहलू दिखाई देता है, इसका जो कंसिक्वेंस होगा, इस्लामोफोबिया जो दुनिया में चल रहा है 30-35 साल से, और अमेरिका की उपज रहा है, वो उसमें भी इसका अच्छा असर आएगा, उसको नेगेट करेगा। ये एक प्रोग्रेसिव मुसलमान है, यंग लड़का है और एशियन, साउथ एशियन ओरिजिन का है, तो बड़ा डायनेमिक कॉम्बिनेशन है। जी, डॉक्टर सतीश मिश्रा जी, जो ख्यालात इजराइल के बारे में या जहाँ जहाँ भी इंसर्जेंसीज हो रही हैं, कत्लेआम हो रहे हैं, उसके बारे में जो ममदानी का ख्याल है, वही ख्याल जेएनयू से बढ़ता है और जेएनयू में एक बार फिर लाल सलाम गूंजने लगा है। आप जेएनयू से ताल्लुक रखते हैं, आपने जेएनयू से पीएचडी किया है, आप इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, पहले तो ये मैं करेक्ट कर दूं, मैंने जेएनयू से पीएचडी नहीं की, पर शुरू के सालों में जब जेएनयू बनी थी तब से उससे जुड़ा रहा और शुरू में जो लेफ्ट मूवमेंट ने वहां पर जड़ें जमाई उसका मैं हिस्सा रहा। जी, तो देखिए, जिसको कि पिछले 15 सालों से बराबर जेएनयू की छवि को धूमिल करने का प्रयास, जेएनयू की स्पिरिट को तोड़ने की कोशिशें, जैसे कि जो कहते हैं टुकड़ा टुकड़ा गैंग कहना, और उसको गैंग कह दिया, वहां के नेताओं को जेल में डाला, आज भी बेचारे सड़ रहे हैं, उनको बेल तक नहीं मिली है। देखिए, ये जेएनयू की स्पिरिट है जो कि फिर से रिवाइव हुई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को देखिए, अगर आप टोटल वोट देखिए तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को 1/3 वोट भी नहीं मिला है, क्योंकि और दूसरे घटकों ने भी वोट लिया है। वामपंथ ने, लेफ्ट ने एक करारी शिकस्त दी है और लेफ्ट हमेशा पीपल के पल्स को जानता रहा है। अपनी अपनी कमियां हैं लेफ्ट में, वो दूसरी बात है, पर जेएनयू से निकले इस तरह के वामपंथी नेता दूसरी पार्टियों में जाकर बड़े पदों पर बैठे हैं और उन्होंने एक अच्छा काम किया है। जेएनयू में जो भी जीत हुई है, जैसा कि आपने सही कहा कि जिस प्रकार की दक्षिणपंथी राजनीति आज दुनिया पर हावी है और अपने देश पर तो हावी है ही है, कि वो किसी भी ना किसी तरह से सत्ता में बना रहना चाहते हैं, उसके खिलाफ एक मजबूत आवाज उभरी है। और अगर मैं आपसे कहूं, आज ही ये निर्णय लिया गया है कि जो संसद का अब शीतकालीन अधिवेशन होगा, वो सबसे छोटा अधिवेशन होने जा रहा है 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक, जो कि नवंबर में शुरू हो जाया करता था और दिसंबर में जाकर समाप्त होता था। मुझे तो ये लगता है कि एक अजीब किस्म की बौखलाहट है कि वहां पर संसद में ये बिहार की हवा बहती दिखती है कि बिहार में जो महागठबंधन है वो ताकत से आगे बढ़ रहा है और जो प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार ये कह रहे हैं, ये हवा निकाल दी, इतने ज्यादा लोगों ने परसेंटेज। देखिए, परसेंटेज जब बढ़ती है चुनाव में, जब लोग नाराज होते हैं और घर से बाहर निकलकर वोट डालना चाहते हैं, वरना परसेंटेज नीचे रहती है। आप जो कह रहे हैं, जेएनयू से जो आवाज जा रही है, जो अमेरिका से आवाज जा रही है, उसी तरह से यूरोप के बहुत सारे देशों में वामपंथ और सोशल डेमोक्रेटिक सरकारें फिर से वापस आ रही हैं। ये सब देखते हुए एक आगे
हम उम्मीद कर सकते हैं कि दक्षिणपंथी ताकतों को काउंटर करने में हम सब कामयाब होंगे। जी माथुर साहब, आपने देखा आपका लंबा जीवन है, आपने छात्र जीवन भी गुजारा, आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी, और आपने लंबे समय तक पत्रकारिता की। आपने देखा कि विश्वविद्यालय पहले बहस मुबाहिसे का एक गढ़ होते थे, लेकिन अब वैचारिका पे आकर टिक गए हैं। अब विचार की बात हो रही है और एक ही विचार को थोपने की कोशिश की जा रही है। तो जेएनयू का जो ये चुनाव है जिसमें लेफ्ट को कामयाबी मिली, इसको आप किस नजर से देखते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि जैसा अभी सतीश भाई ने कहा, जेएनयू को दबाने की कोशिश बहुत दिनों से हो रही है, क्योंकि ये बीजेपी आरएसएस का जो इकोसिस्टम है ये समझता है कि जो एक जेएनयू जो है वो नए आइडियाज के स्प्रिंग सोर्स है, एंटी कॉलोनी कैपिटलिज्म आइडियाज के स्प्रिंग सोर्स है, तो उसको दबाने की बहुत कोशिश हो रही है। जेएनयू में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में वहां था, और ये पत्रकारिता को और उसको भी दबाना चाहते थे, अपनी तरफ ले जाना चाहते थे, उसमें काफी सफल भी हुए हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में इसकी शुरुआत हो गई थी। जब मैं वहां पर था कोर्स डायरेक्टर, तो एक सिलेबस बन के आया जर्नलिज्म का, पता लगा ये यूजीसी से सिलेबस बन के आया है, और उसमें तमाम इस तरह की बातें थी जो कि एक पूरी तरह पत्रकारिता को की जो पूरी वैचारिक उसका जो फैलाव है उसको लिमिट करने वाली थी। तो वो मुझे दिया गया कि साहब इसको देख के उस पर कमेंट करिए, यूजीसी से आया हुआ है। तो मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा कि एक तो यह है कि यूजीसी को ये राइट नहीं है कि इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट्स वगैरह को या यूनिवर्सिटीज को सिलेबस बनाने के लिए कहे, कि यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी होती है। फिर जहां तक हमारा सवाल था, हम तो यूजीसी से कवर ही नहीं होते थे, यूजीसी की गारंटी नहीं मिलती थी। इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से उसकी फाइनेंसिंग होती है, और वो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है। तो मैंने वो वाला जो पूरा सुझाव था उसको फेंक दिया। मैंने कहा नहीं, इसको अब नहीं करना चाहते। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बराबर इनके आग होता रहा है कि कैसे जो है जो आइडिया का स्प्रिंग सोर्स है उसको कैप्चर किया जाए, और उसमें ये सफल भी हुए हैं। तमाम चीजें हैं, जेएनयू को नहीं कर पाए ये लोग, सब कर पाए, लेकिन तमाम वो यूनिवर्सिटीज वगैरह को इन्होंने ये किया है। और शिक्षा में जो भी ऐसे लोग थे जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखते थे, लेफ्ट लिबरल थिंकिंग रखते थे, वो सब बाहर हो गए, मतलब हर लेवल पे बाहर हो गए हैं। मुझे तमाम और कमेटी से मैं भी बाहर किया गया, तो मुझे खैर उसका वो अफसोस नहीं है, मैं तो एक्सपेक्ट ही कर रहा था कि ये होगा। तमाम कमेटी थी, गवर्नमेंट की वो है CSTT है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, तो मैं सालों साल उसके साथ था। मीडिया की टेक्नोलॉजी को ट्रांसलेट करने में मैंने काफी काम किया। फिर जब नई सरकार आई, धीरे से मुझे बाहर कर दिया गया। वो बात नहीं है, सवाल इसका है नहीं। जो वो कर रहे हैं वो तो जाहिर है कि कर रहे हैं, वो सब तरह की आपके वैचारिक प्रतिबंध लगाएंगे, सब लगाएंगे। प्रश्न ये है कि इसके खिलाफ प्रोटेस्ट क्या हो रहा है, और वो प्रोटेस्ट किस एक्टिव उसमें जा रहा है, एक्टिव एक्शन मोड में जा रहा है, उस एक्शन मोड को कितनी सफलता मिल रही है। तभी मैंने आपसे कहा कि ये जो ममदानी का इलेक्शन है या और अदालत का जो इलेक्शन है, ये सब जो है, इसको आप जो उस तरफ से ना देखें कि साहब ये वहां मुसलमान आ गए, हिंदू आ गए, क्या आ गए। ये बेसिकली प्रोटेस्ट की राजनीति की विक्ट्री है, प्रतिरोध की राजनीति की सफलता है ये। और मैं समझता हूँ ये बहुत आवश्यक है, प्रतिरोध की राजनीति, वरना ये जो है आपका जो टोटलिटरिज्म का अधिनायकवाद का शिकंजा जो कसता चला जाएगा, उसके खिलाफ कोई खड़ा हो रहा है, डिफाइंस डेवलप हो रही है, और डिफाइंस को सक्सेस मिल रही है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है, और इसलिए मैं मानता हूँ कि इसकी सिंबॉलिक वैल्यू बहुत ज्यादा है इसकी, और इससे तमाम उन फोर्सेस को जो है ताकत मिलेगी। जैसे मैंने अभी कहा पहले भी, जो कि मतलब एक हताश पड़े हुए थे, सब थे। जब मैं अपने मित्रों से कहता हूं कि नहीं नहीं, ये वाला जो चीज फेज है, प्रेजेंट फेज है, ये जो है ये एक ऐसा अंधेरा है जो कि जल्दी छटेगा और नई वो आएगी, तो लोग कहते हैं भाई तुम तो बहुत आशावादी हो, ऐसा नहीं होगा। आज ही एक मित्र कह रहे थे कि आपको आशा है कि सब हो जाएगा, हमें तो नहीं लगता कि ये सब खत्म होगा। मैंने कहा नहीं, ये खत्म होगा, नई एक चीज आएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो ममदानी की विक्ट्री है, जो वो अमेरिका में हुआ उसकी विक्ट्री है, या जेएनयू की विक्ट्री है, सब है ये। और हम आशा करते हैं कि बिहार में भी जो है गठबंधन की विक्ट्री होगी। ये सब उस आशा का संचार करते हैं, और उन लोगों को वो करते हैं जो कि बेचारे हतोत्साहित है कि भाई इस सिस्टम ने जो शिकंजा किसा, इसके खिलाफ कुछ हो ही नहीं सकता। मेरा मानना हो सकता है और जल्दी होगा, मतलब। और ये जो है इस बात को, मेरी इस बात को और ज्यादा ताकत दी है, बल दिया है। जी शिखर जी, जेएनयू हमेशा से लोकतंत्र को लेकर के मुखर रहा है। वहाँ लोकतंत्र की जो संस्थाएं, उनकी स्वायत्तता को लेकर के मुखर रहा है, उस पूरे सिस्टम को लेकर के मुखर रहा है, और पिछले 12 सालों में 11 सालों में उसको दबाने की पूरी कोशिश की गई। उसके बावजूद इस बार वहां जो विक्ट्री हुई है, उससे आप किस तरह की उम्मीद करते हैं? देखिए, विक्ट्री में आप ये मत भूलिए कि वामपंथी के कई दलों को इकट्ठा होना पड़ा था एबीवीपी के खिलाफ,
और एबीवीपी ने उसके बावजूद भी काफी अच्छे मत प्राप्त किए हैं। ऐसा नहीं है कि एबीवीपी वाइप आउट हो गई है, एबीवीपी के अच्छे वोट्स आए हैं। और अगर वाम पक्ष इकट्ठा नहीं होता तो एबीवीपी इलेक्शन स्वीप करती। तो इसलिए मुझे उम्मीद नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वामपंथी दल चूंकि उसमें सभी पोजीशंस पर आ गए, तो जेएनयू का जो ओरिजिनल कैरेक्टर है, बहस का, डिस्कशन का, नॉलेज का, वो चलता रहेगा। अगर एबीवीपी आ जाती तो उस सब में डिसरप्शन आ जाती। तो जो इसके अपने ट्रेडिशन रहे हैं वो चलते रहेंगे, इतनी मुझे उम्मीद है। और दूसरा, अगर आप आजकल देखें टेलीविजन पे, ये 2 बच्चियां आ रही हैं, 2 लड़कियां हैं राष्ट्रीय जनता दल की स्पोक्स पर्सन, वो क्या गजब बोलती हैं, और दोनों जेएनयू से हैं। बहुत पढ़ी लिखी काबिल लड़कियां हैं, और जो भी बात करती हैं बहुत वेल इन्फॉर्म्ड होती हैं, वो तर्क के साथ बात करती हैं। तो जेएनयू जो एक काम करता है कि वो बुद्धिजीवियों को प्रोड्यूस करता रहता है, वो काम चल रहा है। और इसको आप थोड़ा जेएनयू से अलग हटके भी अगर देखें, जेएनयू सिंबल है बेसिकली ओबीसीज और पिछड़े या वंचित वर्गों के स्टूडेंट्स के एस्पिरेशन का बहुत बड़ा सिंबल है ये। इसकी एडमिशन प्रोसेस ऐसे है कि इसमें जो भी काबिल बच्चे हैं, किसी भी तबके के हैं, वो इसमें पहुंचते हैं, और खर्च ज्यादा नहीं होने से वो इसमें पढ़ाई कर पाते हैं, और पढ़ाई करके सभी फिर अच्छी अच्छी जगह जाते हैं। तो इससे एक वो अवेयरनेस जरूर रहती है युवा वर्ग में। तो मैं वामपंथी दल ने जीता, रेड फ्लैग आया चारों में, अच्छा लगा। अच्छा मुझे ये लगा कि राइट विंग नहीं आया। मैं आइडियोलॉजी को बहुत ज्यादा नहीं समझती हूँ, लेकिन राइट विंग जो कर रहा है इसलिए मुझे वो नापसंद है। आइडियोलॉजी से मेरे को कुछ समझ भी नहीं आता है, क्योंकि मैं एपॉलिटिकल हूँ। एज ए कॉमन मैन आई एम सेइंग कि मुझे खुशी इस बात की ज्यादा है कि राइट नहीं आया, उससे जेएनयू का कैरेक्टर बरकरार रहेगा, और जेएनयू के कैरेक्टर के जितने वंचित वर्ग हैं उनमें एक चेतना जागी रहती है, उस चेतना को बढ़ावा मिलता रहता है। जी जी। तो सतीश जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल यह है कि इस जेएनयू का और अमेरिका में ममदानी और गजाला की विक्ट्री का बिहार के इलेक्शन पे क्या कोई असर पड़ेगा? बस माथुर साहब, ये मैं आपसे पूछता हूँ कि ममदानी और जेएनयू की जो जीत है, इसका क्या कोई असर बिहार के इलेक्शन पे पड़ेगा? हाँ, मैं समझता हूँ पड़ेगा, क्योंकि बिहार का वोटर जो है वो पॉलिटिकली बहुत जागरूक है, और मैं समझता हूँ कि बिहार के में इसका असर पड़ेगा, क्योंकि ये खबर जो है काफी तेजी से फैली है। आप एक बात और देखिए बड़े मजे की, कि ममदानी की, जैसे हम लोग सब जानते हैं, उसकी रूट्स इंडियन है, उसके पेरेंट्स जो है इंडियन सिटीजन थे, उसके बाद वो बाहर चले गए, युगांडा में सेटल हुए, अमेरिका में जाके उन्होंने इंडियन सिटीजन छोड़ दी। अगर कोई ऐसा आदमी जो है, मान लीजिए कहीं पर इतनी बड़ी पोस्ट कर लेता, तो आज ये सरकार हमारी डंका बजानी होती। देखिए भारत का कितना दुनिया में महान हो गया, हम कितने बड़े विश्व गुरु हो गए, हमारे आदमी जो है देखिए न्यूयॉर्क जैसे शहर में वो बन गए मेयर, और उसका बड़ा डंका बजता, और ये सरकार उसका पूरा पूरा क्रेडिट लेती। लेकिन इस सरकार की 2 समस्याएं हो गई। एक तो ममदानी मुसलमान है, और उससे भी बड़ी क्रेडिट ये है कि ममदानी जो है वो मोदी साहब के बहुत बड़े क्रिटिक है, और बराबर उन पर क्रिटिसिज्म करते रहे। जैसा मैंने अपने आर्टिकल में लिखा है, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, लगता है शायद ये बीजेपी और आरएसएस को चढ़ाने के लिए ममदानी ने अपनी विक्ट्री स्पीच नेहरू का नाम ले दिया, तो ये सब बड़ी बात हो गई। तो इसका ये, लेकिन मेरा ख्याल ये कि बिहार का जो जागरूक लीडर है, और साथ साथ जो वहाँ की लीडरशिप है, उसको इससे एनकरेजमेंट मिलेगा, और इसका बिहार के इलेक्शन पे इम्पैक्ट जो है डेफिनेटली पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा या वोट में कितना कन्वर्ट होगा, ये कहना मुश्किल है। जी सतीश जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी। तो मेरा ये सवाल है कि अभी 121 सीटों पर इलेक्शन हुआ है बिहार में, और 122 सीटों पर होना बाकी है, तो अभी से उसका आकलन कैसे मुमकिन है? और ये जो पूरा माहौल बन रहा है पूरी दुनिया का, जिसमें ममदानी की जीत और जेएनयू में लाल सलाम, इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, बहुत स्पष्ट बात यह है कि बिहार का, जैसे कि प्रोफेसर माथुर ने कहा, पृथ्वी भाई ने कहा, बिहार का युवा, बिहार की जनता पॉलिटिकली बहुत ही, क्या कहना है, जागरूक हो है वो। और आजकल का युग इंटरनेट का युग है, जैसा कि मोदी जी कहते हैं
कि रील चलाओ, मतलब सब लोग दुनिया से कनेक्टेड हैं और वो सब देखना सुनना पसंद करते हैं। तो ये बात बिल्कुल पक्की है। मैंने आपसे पूछा था कि 121 सीटों पर अभी इलेक्शन हुआ है और 122 बाकी है। 121 सीटों की बेस पर जो वोट परसेंटेज बढ़ा है उसको लेकर अभी आकलन कैसे किया जा सकता है कि कौन जीतेगा और किसकी सरकार बनेगी? देखिए, जो ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस है वो तो ये कहता है कि सरकार बदलने के लिए ज्यादा मतदान होता है, लेकिन ग्राउंड पे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो लोग जमीन पर हैं, पब्लिक के कांटेक्ट में हैं, वो थ्रू आउट ये कह रहे हैं कि कहीं भी बदलाव की कहीं कोई बात नहीं हो रही, वोटर चुप है। तीसरी तरफ जन सुराज का भी कहीं कहीं असर है। तो कहना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ये चुनाव सीट पर सीट लड़ा जा रहा है, ये इसका कोई लहर नहीं कह सकते हैं। नीतीश कुमार की एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूंगी, कल मेरी किसी से बात हो रही थी कि ऑपोजिशन ने नीतीश कुमार को हीरो बना दिया, बार बार उनके बारे में ये कहकर कि इनको सीएम कैंडिडेट नहीं बनाया, बड़ी जाती हो रही है। ये कह के वो नीतीश कुमार को लाइमलाइट में ले आए और नीतीश कुमार को हमदर्दी का सारा वोट मिल रहा है, ये तो पक्की बात है सभी का, अक्रॉस दी ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। बाकी अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि रुझान क्या है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। दूसरी चीज ये भी है, कल मैं कहीं कोई डेटा पढ़ रही थी कि जो परसेंटेज बता रहे हैं कि ज्यादा हुई है, तो खाली परसेंटेज को देखें तो पहले चुनावों से काफी ज्यादा परसेंटेज है, लेकिन अगर बेस देखें तो जो पिछला बेस था उसमें से 65 लाख वोट कम हुए हैं। तो कम बेस के ऊपर परसेंटेज दिखा रहे हैं, तो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोटर्स भी देखना होगा कि वो कितना बढ़ा है। 65 लाख कम हुए, 34 लाख के करीब ऐड हुए थे, तो तकरीबन 40 लाख के करीब, 40 भी नहीं, 50 लाख के करीब, 48 49 या 50 लाख के करीब वोट कम हुए हैं। तो लो बेस पर अगर परसेंटेज निकाल रहे हैं तो वो एक अलग चीज है। मगर जहां तक माहौल का सवाल है, अक्रॉस दी बोर्ड में देख रही हूँ, और जितने लोग जानती भी हूँ बिहार में जो इस समय जमीन पर हैं, बिल्कुल जो फ्रंट लाइन जिनको कहते हैं ना, कि जो एक्चुअल वोटर्स हैं, लाइनों में जाके खड़े होते हैं, मेरे पास काफी सारे वर्कर्स ने पीछे काम किया है, तो बात होती रहती है। तो एक तो जाति बहुत बड़ा इशू है, चाहे वो सरकार बदलना भी चाहे, लेकिन वोट तो अपनी जाति को देनी है, तो इसलिए कहना बड़ा मुश्किल है। इसको तो हमने फिर मैं आता हूँ आपके पास, और हमारे साथ में एनबीएन के चीफ एडिटर डॉक्टर सलीम खान साहब हैं। सलीम साहब, आपकी आखिरी टिप्पणी इस पूरे मामले को लेकर। साहब, आपने इस टॉपिक को आज बहुत फैला दिया है। तो अमेरिका से बात शुरू की आपने, न्यूयॉर्क से, तो मुझको अल्लामा इकबाल के 3 अशआर याद आ गए, और वो उन्होंने उस वक्त कैसे कहे थे ये आज मैं सोच के हैरान हूं। इकबाल ने कहा था, जमाने के अंदाज बदले गए, नया राग है, साज बदले गए, पुरानी सियासत गरी खार है, जमी मीरो सुल्तान से बेजार है। और उसके बाद वो एक शेर कहते हैं, गया दौरे सरमायादारी गया, तमाशा दिखाकर मदारी गया। ऐसा लगता है कि जैसे कोई शायर जो है वो आज के माहौल में ये शायरी कर रहा है, आज बैठा हुआ है, आज उसका कलम, आज जो कुछ वो हालात को देख रहा है, वो जो है उस पर अपना ख्याल का इजहार कर रहा है। ममदानी के बारे में बहुत सारी बातें आई। एक बात की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं कि अमेरिका में 2 पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट, और किसी तीसरे को कभी जीत मिलती नहीं है वहां। तो पहली कोशिश ये होती है कि भाई इनमें से किसी का टिकट मिल जाए। ममदानी को डेमोक्रेट्स का टिकट नहीं मिला। ममदानी ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो एक मार्जिन वाली पार्टी है, उस पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। और एक वक्त ऐसा आया कि वहां का जो गवर्नर था, जो डेमोक्रेटिक पार्टी पर के उस पर इलेक्शन लड़ना चाहते थे, कोमो, एक्स गवर्नर, उसको डेमोक्रेटिक पार्टी ने टिकट नहीं दिया और ममदानी को सपोर्ट किया। देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है अमेरिका के उसमें। दूसरी बात आप ये देखिए कि ममदानी के बारे में बहुत कुछ लिखा जा रहा है और अपने प्रोग्राम में भी बहुत कुछ हुआ। आफ्ताब पुरेवाल जो है वो उनके वालिद
उनके जो पिताश्री हैं वो भारत से वहाँ गए। वो पंजाब के रहने वाले हैं और सिख हैं। उन्होंने एक तिब्बत की लड़की से शादी की और उसके बाद आफ्ताब पुरेवाल जो है उन्होंने सिनसिनाटी का पहला इलेक्शन 2 साल पहले जीता, वो भी बहुत कम उम्र है। इस बार उन्होंने दूसरी मर्तबा जीता और आप जानते हैं उन्होंने जो वहां के वाइस प्रेसिडेंट है जीडी वांस, उनके सौतेले भाई को हराया। यानी आप ये समझिए कि ममदानी ने न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप को हराया, इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप तो धमकी पे उतर आए थे कि मैं पैसे नहीं दूंगा, जैसे उनके बाप का पैसा है। और वहां पर जीडी वैंस जो है वो अपने सौतेले भाई को जिताने के लिए उन्होंने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इसके बावजूद आफ्ताब पुरेवाल दूसरी मर्तबा जो है वो जीत के आ गए। तो ये कोई मामूली जीत नहीं है, गैर मामूली जीत है। और तीसरी जो बड़ी जीत है वो जो है वो गजाला हाशमी की है। गजाला हाशमी जो है वहां पैदा नहीं हुई। ये दोनों लोग तो, ममदानी भी पैदा नहीं हुए लेकिन बचपन में चले गए थे, सेकंड जनरेशन माना जाता है। पुरेवाल आफ्ताब वहां पैदा हुए, लेकिन गजाला हाशमी भारत के हैदराबाद में पैदा हुई, वहां गई, उन्होंने पीएचडी किया, 20 साल तक जो है वो पढ़ाया उन्होंने लोगों को, और 20 साल के बाद बहुत लेट पॉलिटिक्स में आई, और वो पहली लेफ्टिनेंट गवर्नर है जो कि वहां पे इलेक्शन जीती है साउथ एशियन। और ये बात जो है अगर 2000 से पहले हुई होती, यानी ट्विन टावर के गिरने से पहले, तो हम ये बात कह सकते थे कि इसमें मुसलमान होना नहीं होना किसी अहमियत का हामिल नहीं है। लेकिन इस्लामोफोबिया की जड़ न्यूयॉर्क में, बीज न्यूयॉर्क में डाला गया और उसको सारी दुनिया में फैलाया गया। और इसके बावजूद एक आदमी कहता है कि मुझको अपने मुसलमान होने पे कोई अफसोस नहीं है, मैं इसके लिए अपोलोजेटिक नहीं हूं, और मैं नहीं डरूंगा ट्रंप से, और मैं याहू को गिरफ्तार कर लूंगा, और मैं मोदी के साथ स्टेज शेयर नहीं करूंगा। यानी आप देखिए वो आदमी जो है जरा भी ये नहीं सोचता कि इसकी वजह से वो वोटर नाराज हो जाएगा, इसकी वजह से ये एस्टेब्लिशमेंट नाराज हो जाएगा, ये नहीं, जो बात सही लगती है वो बात सही है। और फिर उसने जो है वो लोगों को, उससे पूछा गया कि आप इसराइल जाएंगे, तो उसने कहा मैं इसराइल क्यों जाऊं, मैं यहां पर जो जूस रहते हैं, जो यहूदी रहते हैं मेरे शहर में, मैं इस शहर का मेयर बनूंगा, मैं उनकी खिदमत करूंगा, मेरा जो है उससे क्या लेना देना। फिर उसने ये भी कहा कि भाई आप पुराने जीनोसाइड का बहाना बना करके नया जुर्म नहीं कर सकते। तो मैं जो बात कहना चाहता हूं कि जो एक धारणा बन गई थी कि आप जो है वो पैसे के बलबूते, आप जो है मीडिया के बलबूते पर चुनाव जीत सकते हो, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नहीं जीत सकते, ये जो धारणा थी इसको तोड़ा गया। कि आज जो है वो जो ममदानी के खिलाफ लोग थे, उनके खिलाफ, उनके पास पैसा था, उनके पास मीडिया था, उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन था, लेकिन आप अवाम को साथ में लेके, आप जनता को साथ में लेके इन तमाम चीजों को हरा सकते हो। ये जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो कि आपने जेएनयू का जिक्र किया। आप देखिए जेएनयू में भी एबीवीपी ने पैलेस्टाइन को मसला बनाने की कोशिश की, लेकिन ये लोग पीछे नहीं हटे। और वो जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी, आप देखें कि इसने एक बात कही, उसके सामने जो कैंडिडेट हारा है वो कोई रिपब्लिकन कैंडिडेट नहीं है, वो डेमोक्रेटिक का बागी उम्मीदवार है, वो सोशलिस्ट है। और इसने ये बात कही ट्रंप ने कि आपने एक सोशलिस्ट को हरा के एक कम्युनिस्ट को ले आए। यानी ट्रंप समझता है कि सोशलिस्ट होना क्या है, कम्युनिस्ट होना क्या है, और वो ये भी समझता है कि जो है वो, उसने कहा कि आपने जो है वो इसमें एक तरफ सोशलिज्म है, दूसरी तरफ कॉमन सेंस है। सच्ची बात यह है कि सारी दुनिया जानती है कि कॉमन सेंस से ट्रंप का कोई लेना देना नहीं है। जेएनयू में 14 साल के बाद पिछले साल एक ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट एबीवीपी ने जीती थी, और इस बार वो भी हार गई। और ये बात सही है कि एबीवीपी अकेली लड़ती है और बाकी सारे लेफ्ट एक साथ होते हैं, लेकिन एबीवीपी अकेली नहीं लड़ती। एबीवीपी के साथ 2 एडमिनिस्ट्रेशन है, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ है, सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ है, और मीडिया उनके साथ है।
तो ये तीन लोग मिला के एबीवीपी के नैरेटिव को स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। ये तीन लोग मिलाकर लेफ्ट को डेमोनाइज करने की कोशिश करते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग बताते हैं, एंटी नेशनल बताते हैं। तो इन सारों के सामने आपके पास कोई चॉइस नहीं है अकेले मुत्तहिद होकर लड़ने के। और एक तरफ ये सब है, यानी आप समझ सकते हैं कि एक अलायंस है, और दूसरी तरफ ये दूसरा अलायंस है। तो ये दो अलायंस की लड़ाई थी, और जिसमें युवा वर्ग ने ये बता दिया कि अब हम बहुत हो चुका, आपने हमको बहुत बेवकूफ बनाया और बहुत छल किया और बहुत हमारा जो है वो शोषण किया, अब हम इस भावनात्मक शोषण में आने वाले हैं नहीं। और अब ये जाल था, ये जाल टूट रहा है, ये जाल न्यूयॉर्क में टूट रहा है, ये जाल जो है वो जेएनयू में टूटा है। मैं तो ऐसा समझता हूं कि ये जाल जो है वो बिहार में भी टूटेगा। और इस बार आप खाली उन रैलियों में नौजवानों को देखिए, जो तेजस्वी की रैली है, जो राहुल की रैली है, जो इमरान प्रतापगढ़ी की रैली है, और उसका खाली आप उसकी तुलना आप जो है वो मोदी की रैली में और अमित शाह की रैली में और इवन जो हमारे सीएम है नीतीश कुमार, उनकी रैली में, दोनों की संख्या देखिए और दोनों का जोश देखिए, तो ये बात क्लियर हो जाती है कि लहर 5% वोट भी जो है वो कोई छोटी चीज नहीं है, और कम वोट का परसेंटेज है, टोटल तादाद से कुछ नहीं होता है। तो और इलेक्शन जो है वो परसेंटेज से जीता हारा जाता है। लेकिन ये है कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह से हरियाणा में और महाराष्ट्र में और कर्नाटक में करता रहा, मैं समझता हूँ प्रशांत किशोर से बड़ा फैक्टर वो है। और अगर उसने इस बार निष्पक्षता दिखाई तो मेरा ये ख्याल है कि इस बार जो कुछ न्यूयॉर्क में हुआ है या जेएनयू में हुआ है, वही जो है वो बिहार में भी हो सकता है। जी, इस खास चर्चा में भाग लेने के लिए तमाम मेहमानों का शुक्रिया। इस चर्चा में इतना ही, इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए विदा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।